सुप्रभात छात्रों। आज हम बड़े घर की बेटी कहानी के तीसरे भाग में आ पहुंचे हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि श्रीकंठ जब इलाहाबाद से अपने घर लौटता है तो घर की सारी दशा सुनकर वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत करने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा है उससे थोड़ा हम जानेंगे। जैसे कि कहानी की शुरुआत में मैंने बताया कि बेनी माधव के दो बेटे होते हैं, एक होता है श्रीकंठ और दूसरा होता है लाल बिहारी। श्रीकंठ बड़ा बेटा होता है और उसका विवाह आनंदी से होता है। आनंदी एक धनाढ्य परिवार की लड़की है। धनाढ्य परिवार कहने का अर्थ है बहुत ही धनी परिवार की लड़की रहती है, जिसके घर घोड़े, हाथी, नौकर चाकर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। श्रीकंठ से विवाह करने के बाद जब उसके घर वह पहुंचती है तो उसका घर देख वह आश्चर्य रह जाती है, क्योंकि उसका घर एक गांव का गृहस्थ या सामान्य मकान होता है। फिर भी वह वहां अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। एक बार लाल बहादुर बाजार से चिड़िया लाता है और उसे अपनी भाभी आनंदी को मांस बनाने के लिए कहता है। आनंदी मांस बनाती है। घर में मौजूद पाव किलो घी को उसमें डाल देती है। इसके बाद दाल बनाती है। दाल बनाते समय दाल में डालने के लिए घी नहीं बचता है और इसी बात को लेकर लाल बिहारी और आनंदी के बीच वाद विवाद होता है और यही वाद विवाद आगे बढ़ जाता है और लाल बहादुर अपने खड़ाऊ से आनंदी को मार बैठता है। इसके बाद जब श्रीकंठ घर आता है तो उसके बाद क्या स्थिति होती है और कहानी कहाँ बढ़ती है, इसे आज हम जानेंगे। साथ ही साथ हमने पिछली कक्षा में यह भी जाना कि इसके लेखक कौन हैं और उनकी कहानियों की भाषा शैली कैसी है। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। छात्रों, इस 3-4 लाइनों में कुछ कठिन शब्द आए हैं। स्वभावानुसार कहने का अर्थ है औरतें अक्सर छोटी छोटी बातों पे या विवादों में उनकी आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं और वो इसे रोक नहीं पाती। साथ ही साथ श्रीकंठ के बारे में बताया गया है। श्रीकंठ बहुत ही धैर्यवान, धीरज भरा और शांत पुरुष था, पर और साथ ही साथ उसे कदाचित ही क्रोधित होता। कदाचित मतलब वह बहुत मुश्किल से उसे गुस्सा आता था, परंतु अपनी पत्नी के बारे में उसे जानकर उसे बहुत बुरा लगा और पत्नी के आंसू देखने के कारण उसे और क्रोध आ गया। रात भर वह चिंता में, उद्विग्नता में जागता रहा, सो नहीं पाया। सवेरे उठा और अपने पिताजी के पास जाकर उसने कह दिया कि पिता, अब मेरा इस घर में निर्वाह न होगा। निर्वाह मतलब गुजारा नहीं होगा, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसकी पत्नी को लाल बिहारी ने खड़ाऊ से मारा था। आगे कहानी बढ़ती है। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। जिस प्रकार आज श्रीकंठ अपने पिता से कहता है कि मैं अब मेरा निर्वाह इस घर में नहीं होगा, ऐसी ही बातें गांव के लोग
जब अपने गांव के लोगों के घरों में झगड़ा हुआ करता था और वह अपने घरों में अपने माता पिता या भाइयों से कहा करते थे, तो श्रीकंठ उन्हें समझाता था, उन्हें ऐसा न करने के लिए कहता था। परंतु आज श्रीकंठ स्वयं ऐसी बातें कर रहा है। परंतु दुर्भाग्यवश मतलब बदकिस्मती से आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है, सहज मतलब आसान होता है। आज श्रीकंठ को लग रहा था कि वह दूसरों को जब समझाया करता था, सच में समझाना बहुत आसान होता है। जब अपने पर बीतती है, अपनी पत्नी पर बीतती है, तो क्रोध आता ही आता है और उसे संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोली, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। अन्याय मतलब न्याय के विरुद्ध, न्याय का अपोजिट, मतलब कोई चीज सही ढंग से न्यायपूर्वक नियम से नहीं हो रही है। हठ मतलब जिद का प्रयोग हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और वे एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, एक मिनट, यस, हाँ, जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कलह कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। वो आखिरकार कर बैठता है कि मुझे भी मेरी प्रतिष्ठा का सम्मान है, मेरे मान सम्मान का ख्याल रखना है। इस घर में अन्याय हो रहा है, इस घर में जिद्द हो रही है, यहाँ बड़ों का आदर सम्मान नहीं हो पा रहा है। मैं श्रीकंठ, जो कि एक दफ्तर में काम करता था, वो कहता है, मैं दूसरे के दफ्तर में काम करने वाला हूँ और मैं बाहर रहता हूँ और मेरे पीछे मेरी पत्नी पर खड़ाऊ और जूतों से की बौछार हो रही है, लात घुसे चलाए जा रहे हैं। यह मुझसे नहीं सहा जाएगा और मुझे मुंह खोलना यह मेरी मजबूरी है। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे लाल बहादुर की गलती हो गई है। उसने श्री आनंदी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और उसके पति श्रीकंठ का गुस्सा होना स्वाभाविक ही है और जो कुछ कह रहा है वह अनुचित नहीं है, वह सही ही कह रहा है। पर बेनी माधव सिंह कहीं न कहीं अपने घर को बचाना चाहते थे, अपने छोटे बच्चे को बचाना चाहते थे, बेटे को बचाना चाहते थे, उस कारण वह इस प्रकार की बातें कर रहे थे। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख बूढ़ा अवाक रह गया, मतलब उसके पिता अवाक रह गए, हैरान रह गए कि बड़ा बेटा इस प्रकार से बातें कर रहा है, अब सच में मेरा घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। पिता ने सोचा कि यहाँ की कुछ बातें करो, शायद बेटा मान जाए, तो उन्होंने उसकी पत्नी का दोष देने का प्रयत्न किया और छोटे बेटे को बचाने की कोशिश की, पर यह कोशिश कामयाब होती नजर न आई। छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। श्रीकंठ ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। श्रीकंठ कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझदारी आ चुकी है, आपने मुझे पाला पोसा, मुझे अच्छे ज्ञान दिए, मैं समझता हूँ सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ मेरी पत्नी के ऊपर अन्याय हुआ है, आप स्वयं जानते हैं। मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। श्रीकंठ कहता है कि मैंने एक स्त्री से विवाह करके उसे अपने घर लाया है, उसकी मान प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी का मैं
का उत्तरदायित्व मेरे पे है और ईश्वर के दरबार में मुझे इसका उत्तर देना होगा। अगर मेरी पत्नी के साथ अन्याय होगा, कोई उसके साथ जानवरों पशुवत मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करेगा, तो यह मेरे लिए बिल्कुल असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वह कहता है कि मेरे लिए इतना ही, आप इतना ही मान लीजिए कि मैंने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं कहा, नहीं तो मुझे बहुत क्रोध आया है, क्योंकि मैंने एक स्त्री से विवाह कर उसे अपने घर लाया, जिसके मान सम्मान का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे ही घर में उसके साथ अन्याय हो रहा है, यह पूर्णतः अनुचित है। लाल बिहारी अगर बात करके कहता, कुछ अनबन हो जाती तो ठीक है, पर खड़ा उठाकर मारना यह पूर्णतः अनुचित और गलत